आईएएस पीसीएस स्पाई के ऑडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी ऑडियो सीरीज में भूगोल की क्लास 11 की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर का ऑडियो नहीं सुना तो मेरा सुझाव है आपको पहले उसे सुन लेना चाहिए ताकि इस चैप्टर के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो सके। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आगे आपको बहुत कुछ नया और कॉन्सेप्ट बेस सीखने को मिलेगा। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। सोचिए, एक ऐसा सफर जो अरबों साल पहले शुरू हुआ, एक ऐसे बिंदु से जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो सफर हमें लाता है आज के इस नीले जीवंत ग्रह तक। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की कहानी है, इसकी उत्पत्ति की, इसके विकास की। तो चलिए, इस शानदार कहानी में हम सब साथ मिलकर गोता लगाते। अच्छा, तो इस कहानी को हम समझेंगे कैसे? देखिए, हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन शुरुआती थ्योरीज, उन परिकल्पनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने सबसे पहले हमारे सौर मंडल को समझने की कोशिश की थी। मतलब ये सब बना कैसे। फिर हम जरा और पीछे जाएंगे और जानेंगे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी, बिग बैंग थ्योरी। इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा, ब्रह्मांड तो बन गया, लेकिन उसमें ये तारे और ग्रह कैसे बने। और फिर फोकस करेंगे हम अपने घर पर, हमारी पृथ्वी पर, कि कैसे उसने अपना ये रूप लिया। और आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस सब के बाद इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये हमारा पूरा सफर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से। जरा सोचिए, जब हमारे पास आज के जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप नहीं थे, कोई हबल या जेम्स वेब नहीं था। उस जमाने में जो दार्शनिक थे, जो विचारक थे, वो सिर्फ आसमान को देखकर और अपनी तर्क शक्ति से, अपनी लॉजिक से ये समझने की कोशिश करते थे कि ये ग्रह, ये तारे आखिर बने कैसे होंगे। ये शुरुआती कोशिशें थीं, और कहना गलत नहीं होगा कि हमारी आज की समझ की नींव यहीं से पड़ी। वो बचपन की कविता तो हम सबने सुनी ही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। और सच कहूं तो आसमान के वो टिमटिमाते तारे, उन्होंने हमेशा से ही हमारे मन में सवाल पैदा किए हैं कि ये है क्या, ये बने कैसे, हमारा अपना ग्रह कैसे बना। ये सिर्फ बच्चों की क्यूरियोसिटी नहीं है, यही वो बुनियादी सवाल हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश में शुरुआती सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो इन शुरुआती सिद्धांतों में जो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर हुआ वो था निहारिका परिकल्पना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेब्यूलर हाइपोथेसिस। देखिए, इस आइडिया को सबसे पहले एक जर्मन दार्शनिक थे, इमैनुअल कांट, उन्होंने सामने रखा। फिर बाद में करीब 1796 में एक गणितज्ञ थे, लाप्लास, उन्होंने इसे और सुधारा, इसे और साइंटिफिक बनाया। अब ये परिकल्पना कहती क्या है? बहुत सिंपल सा आइडिया है। ये कहती है कि हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल एक बहुत बड़े घूमते हुए गैस और धूल के बादल से बना है। इसी बादल को निहारिका या नेब्यूला कहा गया। और ये बादल हमारे सूरज की युवा अवस्था से जुड़ा था, और इसी के मटेरियल से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। कितना दिलचस्प आइडिया है ना। अब देखिए, कांट और लाप्लास का जो विचार था वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, पर साइंस ऐसे ही काम करता है ना। विचार आते हैं और फिर समय के साथ उनमें सुधार होता है। तो 1950 में दो और वैज्ञानिक आए, रूस के ऑटो श्मिट और जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर। उन्होंने इस थियरी को और बेहतर बनाया। उन्होंने समझाया कि हाँ, एक बादल था, लेकिन वो सूरज के चारों ओर एक चपटी डिस्क, एक तश्तरी की तरह बन गया था। और फिर एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे कहते हैं अभिवृद्धि, अंग्रेजी में अक्रीशन। इसको ऐसे समझिए, जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है तो अपने साथ और बर्फ चिपका कर बड़ा होता जाता है ना। बिल्कुल वैसे ही धूल के छोटे छोटे कण आपस में जुड़े, फिर वो छोटे छोटे पत्थर बने, फिर वो पत्थर आपस में जुड़कर बड़े पिंड बने, और आखिरकार इन्हीं से हमारे ग्रह बन गए। और ये जो अक्रीशन का आइडिया है ना, ये आज भी हमारी समझ का आधार है। तो अभी तक हमने जो बात की वो हमारे सौर मंडल तक सीमित थी। ये परिकल्पनाएं हमें ये बता रही थीं कि हमारे ग्रह कैसे बने। लेकिन वैज्ञानिक सिर्फ इतने से संतुष्ट कहाँ होने वाले थे। उनके मन में एक और बड़ा सवाल था कि ये सौरमंडल तो ठीक है, पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और इसी बड़े सवाल के जवाब में आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान यानी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का जन्म हुआ। और वो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, द बिग बैंग थियरी। ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अब तक की सबसे सटीक, सबसे ज्यादा सबूतों पर आधारित वैज्ञानिक कहानी है। इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और ये हमें एक बहुत ही फंडामेंटल बात बताती है
वो ये कि हमारे ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, ये हमेशा से नहीं। अच्छा, तो इस सिद्धांत को सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा बल कब मिला? ये हुआ 1920 में। एक खगोल शास्त्री थे एडविन हबल, उन्हीं के नाम पर हबल टेलीस्कोप है। उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। उन्होंने देखा कि जो आकाश गंगाएं हैं, मतलब हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज, वो सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो गुब्बारे वाला उदाहरण। मान लीजिए आपने एक गुब्बारा लिया, उस पे कुछ डॉट्स बना दिए। अब जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो क्या होगा? वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना? उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। बस हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसे ही फैल रहा है। आकाश गंगाओं के बीच की जगह, स्पेस, वो बढ़ रहा है। हाँ, यहां एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि गुब्बारे पर बने डॉट्स तो खुद भी फैलते हैं, लेकिन आकाश गंगाएं खुद नहीं फैल रही हैं, बस वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये एक बहुत ही जरूरी डिस्कवरी थी। तो सवाल यह है कि बिग बैंग के हिसाब से ये सब हुआ कैसे? जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले हमारा ये पूरा विशाल ब्रह्मांड एक सुई की नोक से भी कहीं ज्यादा छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक जगह। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर हुआ एक महाविस्फोट, बैंग। पलक झपकने से भी बहुत कम समय में ब्रह्मांड तेजी से फैला, इतना तेज कि हम सोच भी नहीं सकते। और जानते हैं, शुरुआती 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का जन्म हो गया। फिर करीब 3 लाख साल बीते और ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, इतना ठंडा कि वो पारदर्शी हो गया। मतलब रोशनी, लाइट पहली बार उसमें आजादी से सफर कर सकी। और ये जो विस्तार तब शुरू हुआ था, वो आज इस पल भी जारी है। तो क्या बिग बैंग ही अकेला आइडिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और वैकल्पिक सिद्धांत था जिसे स्थिर अवस्था की अवधारणा या स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे फ्रेड हॉयल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। यह सिद्धांत बिल्कुल उल्टा कहता था। यह कहता था कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं हुई, यह हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मतलब न कोई शुरुआत, न कोई अंत। लेकिन जब एडविन हबल ने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड तो फैल रहा है, और जब और भी सबूत बिग बैंग के पक्ष में आने लगे, तो धीरे धीरे वैज्ञानिक समुदाय ने बिग बैंग सिद्धांत को अपना लिया और ये जो स्टेडी स्टेट का विचार था, ये पीछे छूट गया। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि ब्रह्मांड का जन्म हुआ और वो लगातार फैल रहा है। लेकिन अब अगला सवाल, इस फैलते हुए खाली से दिखते ब्रह्मांड में ये जो हमें अरबों खरबों तारे दिखते हैं, ये आकाशगंगाएं दिखती हैं, ये कहां से आईं? ये कैसे बनी? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक जानी पहचानी शक्ति में, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। हुआ ये कि शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ, मतलब मैटर, हर जगह एक जैसा नहीं फैला था। कहीं थोड़ा कम था, कहीं थोड़ा ज्यादा, और जहां भी पदार्थ थोड़ा सा भी ज्यादा था, बस ग्रेविटी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने उस पदार्थ को अपनी ओर और खींचना शुरू कर दिया। इसी खिंचाव की वजह से गैस और धूल के बहुत बड़े बड़े बादल इकट्ठे हो गए। इन्हीं बादलों को हम कहते हैं निहारिका या नेब्युला। और ये निहारिकाएं असल में तारों की जन्मस्थली हैं। आप इन्हें ब्रह्मांडीय नर्सरी कह सकते हैं, जहां नए नए तारे जन्म लेते हैं। हाँ, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं था कि बिग बैंग हुआ और तुरंत तारे बन गए। नहीं, तारों का बनना एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण आज से लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुआ। मतलब ब्रह्मांड के बनने के कई अरब साल बीत चुके थे। होता यह था कि इन विशाल निहारिकाओं के अंदर गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस के झुंड और भी ज्यादा घने होते गए और ज्यादा कॉम्पैक्ट होते गए, और इन्हीं घने गर्म गैसीय पिंडों से हमारे तारों ने जन्म लिया। चलिए, तो अब तारे बन चुके हैं। हमारी ब्रह्मांडीय नर्सरी में नए नए सितारे चमक रहे हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला सवाल यह है कि इन तारों के चारों ओर हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह हैं या बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह हैं, ये कैसे बने? तो अब हम अपना फोकस तारों से हटाकर ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया पर लाते हैं। ग्रहों का बनना भी एक एक करके कुछ स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले क्या होता है, जो नया तारा बना है उसके चारों ओर बची हुई गैस और धूल एक घूमती हुई तस्तरी, एक डिस्क का रूप ले लेती है। फिर दूसरा स्टेज आता है। इस डिस्क के अंदर ग्रेविटी की वजह से पदार्थ के छोटे छोटे गोले, छोटे छोटे पिंड बनने लगते हैं। इन छोटे पिंडों को एक खास नाम दिया गया है, ग्रहाणु, या अंग्रेजी में प्लैनेटेसिमल्स। आप इन्हें ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं, जैसे ईंटों से घर बनता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्टेज। ये जो लाखों करोड़ों छोटे छोटे ग्रहाणु हैं, ये आपस में टकराते हैं, जुड़ते जाते हैं, टकराते हैं, जुड़ते जाते हैं।
इसी प्रक्रिया को तो हमने पहले अभिवृद्धि या एक्रीशन कहा था, और इसी से धीरे धीरे एक बड़े पिंड यानी एक ग्रह का निर्माण हो जाता है। तो अब तक हमने बहुत बड़ा सफर तय कर लिया, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर तारों और ग्रहों के बनने तक। अब हम अपनी कहानी को घर लाते हैं, हमारी पृथ्वी पर। अब सवाल ये है कि हमारी अपनी पृथ्वी, जो शुरुआत में बस एक दहकता हुआ चट्टानी गोला थी, वो आज के इस नीले, सुंदर, जीवन से भरे ग्रह में कैसे बदली? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लगभग 4.5 अरब साल पहले, तो वो आज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक चट्टानी, बेहद गर्म और पूरी तरह से बंजर ग्रह। उस पर लगातार बाहर से ग्रहाणु टकरा रहे थे और अंदर जो रेडियो एक्टिव तत्व थे, उनके टूटने से भी जबरदस्त गर्मी पैदा हो रही थी। इन सब वजहों से हमारी पृथ्वी इतनी ज्यादा गर्म थी कि वो लगभग पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में थी। एक लावा का गोला। इसका जो शुरुआती वायुमंडल था वो भी बहुत पतला, बहुत विरल था। उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थी। आज के वायुमंडल से जमीन आसमान का फर्क था। अब क्योंकि पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी, इसकी वजह से एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया हुई। इसे कहते हैं विभेदन, या अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन। देखिए, जब कोई चीज तरल अवस्था में होती है तो जो भारी चीजें होती है वो नीचे बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर तैरने लगती हैं, है ना? बस पृथ्वी के साथ भी यही हुआ। जो भारी पदार्थ थे, जैसे लोहा और निकल, वो ग्रेविटी की वजह से खींचकर पृथ्वी के केंद्र में, सेंटर में चले गए, और इसी से बना पृथ्वी का कोर। और जो हल्के पदार्थ थे, जैसे सिलिकेट्स, वो ऊपर की तरफ आ गए। और यही हल्के पदार्थ जब ठंडे हुए तो उनसे बनी पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे हम कहते हैं परपटी या क्रस्ट। और इसी विभेदन की प्रक्रिया ने पृथ्वी को उसकी आज की परतदार संरचना दी। मतलब सबसे बाहर क्रस्ट, फिर मैंटल और सबसे अंदर कोर। अच्छा, अब बात करते हैं वायुमंडल की, क्योंकि इसके बिना तो जीवन हो ही नहीं सकता था। हमारे वायुमंडल का विकास 3 बड़े स्टेजेस में हुआ। पहला स्टेज, जो शुरुआती हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था, उसे सूरज से आने वाली तेज हवाओं ने, जिन्हें सौर पवन कहते हैं, उड़ा दिया। वो खत्म हो गया। फिर आया दूसरा स्टेज। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसके अंदर से ज्वालामुखियों के जरिए बहुत सारी गैसेज और जलवाष्प बाहर निकली। इस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन या डिगैसिंग कहते हैं। इसी से हमारा दूसरा नया वायुमंडल बना। और फिर आया तीसरा और सबसे क्रांतिकारी स्टेज। जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू हुई, और इसी प्रक्रिया ने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भर दी। इसने हमारे वायुमंडल को हमेशा के लिए बदल दिया। अब याद कीजिए, ज्वालामुखियों से बहुत सारी जलवाष्प मतलब वाटर वेपर निकली थी। तो जब हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो ये सारी जलवाष्प ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदलने लगी। इस प्रक्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। और इससे घनघोर बारिश शुरू हुई। और ये कोई 1-2 दिन की बारिश नहीं थी, ये बारिश लाखों सालों तक लगातार चलती रही। कल्पना कीजिए। और यही पानी पृथ्वी की सतह पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनमें जमा होने लगा, और इसी तरह हमारे महासागरों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि हमारे महासागर लगभग 400 करोड़ साल यानी 4 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। मतलब पृथ्वी के बनने के कोई 50 करोड़ साल बाद ये महासागर बन चुके थे। तो देखिए, अब तक क्या हुआ है। हमारे पास एक ऐसा ग्रह तैयार है जिसकी एक परतदार संरचना है, कोर, मैंटल, क्रस्ट। उसके पास एक वायुमंडल है और सबसे जरूरी, उसके पास पानी से भरे विशाल महासागर हैं। मतलब मंच पूरी तरह से तैयार था। और अब होने वाली थी सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी घटना, इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति। ये हमारी कहानी का आखिरी और शायद सबसे गहरा अध्याय है। तो जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया थी। चलिए जरा टाइमलाइन देखते हैं। करीब 400 करोड़ साल पहले, जैसा हमने देखा, महासागर बने। फिर करीब 380 करोड़ साल पहले इन्हीं महासागरों की गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी जली। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी जीव के रूप में नहीं, बल्कि कुछ खास रासायनिक प्रक्रियाओं, केमिकल रिएक्शंस के रूप में शुरू हुआ। और हमें जीवन का जो सबसे पुराना ठोस सबूत मिलता है वो करीब 300 करोड़ साल पुरानी चट्टानों में मिले जीवाश्म है। ये जीवाश्म आज के नीले हरे शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गे से काफी मिलते जुलते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया करीब 200 करोड़ साल पहले, जब प्रकाश संश्लेषण की वजह से हमारा वायुमंडल ऑक्सीजन से भर गया। तो अगर इसे हम संक्षेप में समझें तो वैज्ञानिक आज ये मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक घटना थी।
मतलब महासागरों के उस सूप में कुछ जटिल कार्बनिक अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और फिर किसी तरह इन अणुओं का एक ऐसा समूह बना जो अपनी नकल खुद बना सकता था, मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। और बस यही वो पल था, यही वो क्षमता थी जिसने निर्जीव पदार्थ को एक जीवित तत्व में बदल दिया। और यहीं से एक कोशिका वाले जीवाणु से लेकर आज के इंसान तक जीवन के विकास का वो लंबा और अद्भुत सफर शुरू हुआ। तो एक छोटे से अकल्पनीय बिंदु से शुरू होकर हमने अरबों सालों का ये सफर तय किया। बिग बैंग, तारे, ग्रह, हमारी पृथ्वी और फिर जीवन। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें दिखाती है कि हमारा ये ग्रह सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक गोला नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जिसे भूविज्ञान यानी जियोलॉजी ने तैयार किया ताकि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी उस पर जीवन का सबसे अद्भुत, सबसे शानदार नाटक खेल सके। चट्टानों की कहानी और जीवन की कहानी असल में अलग अलग नहीं है, वो एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। इस गहरे कनेक्शन के बारे में जरूर सोचिएगा।